Good morning, students. Beta, this one is your last lecture for the chapter biomolecules. Okay, this one is lecture number 13. Okay, and we have discussed about different topics in this chapter. That is your carbohydrates, then proteins. Okay, basics of biomolecules, then carbohydrate, then protein, then nucleosides, nucleotides, DNA, RNA, then metabolism. ठीक है, and lipids, and after that we have discussed with enzymes, and now we are moving towards the enzyme में भी हमने बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं. आज का जो लेक्चर है, in this lecture I am going to explain you certain topics like your just activity of enzyme, how the activity of enzyme is affected, what are various factors affecting the activity of enzyme. अंडरस्टैंड. ठीक है, एक यही टॉपिक हमारा बचा हुआ है. लास्ट लेक्चर में वी वर डिस्कसिंग अबाउट एंजाइम इनहिबिशन. ठीक है ना, वी मूव टूवर्ड्स वी हैव कंप्लीटेड विद एंजाइम इनहिबिशन. वहां एक टॉपिक छोटा सा मैंने छोड़ा था कि जो फीडबैक इनहिबिशन है दैट इज आइदर रिवर्सिबल टाइप और इरिवर्सिबल टाइप. ठीक है ना, तो बेटा नोट कर लेना उसको, किस टाइप का होता है वो रिवर्सिबल टाइप होती है. कैसे टाइप होती है? रिवर्सिबल टाइप होती है. समझ में आया? ठीक है ना. आई थिंक शायद नोट्स में मैंने बाय मिस्टेक उसको इरिवर्सिबल लिख दिया है, तो एक बार उसको सही कर लेना. ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता दूंगी बट फिर भी एक बार उसको सही कर लेना. समझ में आ गई बात? ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार उसको करेक्ट कर लेना बेटा. वो बाय मिस्टेक हो गया था, इसी वजह से मैं कल आपको बता नहीं पाई. ठीक है ना, वो गलती से लिखा गलत गया और मैंने जो बताया था दैट वाज रिवर्सिबल. अब रिवर्सिबल कैसे होता है हम इसको एक बार समझ लेते हैं. ठीक है, रिवर्सिबल कैसे होता है इसको एक बार अच्छे से समझते हैं. देखो, फीडबैक इनहिबिशन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है, दैट इज कंट्रोलिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. सॉरी, डायरेक्शन तो नहीं कहेंगे एक तरीके से हम, हाँ, बट ये कह सकते हैं दैट इज कंट्रोलिंग आइदर द एंजाइम विल एक्ट और नॉट एक्ट. ठीक है ना, दैट विल अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम. क्या लिखा था हमने देखा था कि मान लो ये आपका कोई सबस्ट्रेट है. ठीक है, सॉरी, एंजाइम है. एंजाइम की दो साइट है, एक ये साइट है, एक ये साइट है. ठीक है, इस साइट को हम एक्टिव साइट कहेंगे, इस साइट को हम क्या कहेंगे? एलोस्टेरिक साइट. क्या कहोगे? एलोस्टेरिक साइट. क्लियर? और यहाँ पे आपका कोई सबस्ट्रेट है ए. ठीक है, यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट है ए. जैसे ही ए यहाँ पे बाइंड होगा, ठीक है, जैसे ही ए यहाँ पे बाइंड होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? एंजाइम प्रोसीड करेगी और आपके पास क्या बनेगा? प्रोडक्ट पी बनेगा. ठीक है, प्रोडक्ट पी बनेगा. तो एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन तक तो ठीक है, ये रिएक्शन चलती रहेगी, बट व्हेनेवर द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, जैसे ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है ना, तो क्या होगा? अब मान लो हो सकता है उस सेल को क्या है, इस प्रोडक्ट की जरूरत ही ना हो. ठीक है, क्योंकि उसकी जरूरत तो पूरी हो गई, अभी एक्स्ट्रा अमाउंट में बन रहा है. तो दिस प्रोडक्ट विल एक्ट एज इनहिबिटर. ये किसका काम करेगा? इनहिबिटर का काम करेगा. ठीक है ना, और ये जाके किससे बाइंड हो जाएगा? एलोस्टेरिक साइट से बाइंड हो जाएगा और अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन, आपकी जो एंजाइम है जैसे एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेगी, यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज होगा और अब आपकी जो एंजाइम की एक्टिव साइट है दैट बिकम इनएक्टिव, वो इनएक्टिव हो जाती है. ठीक है ना, और अल्टीमेटली अब क्या होगा? आपकी एंजाइम काम नहीं करेगी, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी. क्लियर? अब धीरे धीरे जैसे रिएक्शन स्टॉप हो गई, ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पे बाइंड हुआ, रिएक्शन स्टॉप हो गई और प्रोडक्ट की कमी आने स्टार्ट हो गई. ठीक है, तो देखो, जो बहुत ज्यादा कमी हो जाए प्रोडक्ट की तो ऑब्वियसली अब जो भी प्रोडक्ट है वो यूटिलाइज होगा. ठीक है, तो ये यहाँ से हट जाएगा, इनहिबिटर यहाँ से अपने आप हट जाएगा. ठीक है, और क्या होगा? जैसे ये यहाँ से हटेगा, ये वाली साइड इनएक्टिव होगी, ये अपने आप एक्टिव हो जाएगी और सबस्ट्रेट आके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा. तो देखो, ये कैसा है? रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन होती है. ठीक है, अच्छा, इनके अंदर मैंने ये समरी लिखी हुई है. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस कॉम्पिटिशन शो करता है, ठीक है ना, टू बाइंड विद द एंजाइम इन ऑर्डर टू प्रोसीड दैट, इन ऑर्डर टू एक्टिवेट दैट पर्टिकुलर एंजाइम. आगे बस समझ में. ठीक है, तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में इनहिबिटर एक कॉम्पिटिशन शो करता है टू बाइंड विद द
टू बाइंड विद द एंजाइम। समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद हमने नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ा था, वो इरिवर्सिबल टाइप का होता है। और इरिवर्सिबल टाइप ऑफ इनहिबिशन के अंदर बेसिकली जो इनहिबिटर है, ठीक है, वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है ना, एंजाइम का स्ट्रक्चर कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बेसिकली ये इरिवर्सिबल टाइप है, क्योंकि यहाँ पे एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो हो गया, उसके बाद दोबारा रीजनरेट नहीं करेगा। और ये फीडबैक वाला आपका रिवर्सिबल है। केएम और वीमैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखो, फर्स्ट वाले में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में वीमैक्स सेम रहेगा, केएम वैल्यू इंक्रीज करेगी। क्यों करेगी वो मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। और अगर हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करें तो वहां वीमैक्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी और केएम की वैल्यू सेम रहेगी। अब देखो इतना हम कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है बेटा, लास्ट लेक्चर एक बार देख लो, लेक्चर नंबर 12 देख लो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। अब देखो आज का जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज योर एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि एंजाइम कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है। समझ में आया? ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कर लो बेटा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एंड व्हाट आर वेरियस फैक्टर दैट आर रेगुलेटिंग दी एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो बेसिकली देखो एंजाइम की जो एक्टिविटी है, ठीक है, वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है बेटा, 4 डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, एंजाइम कैसे काम कर रही है, हाउ फास्ट द रिएक्शन इज, हाउ फास्ट द रिएक्शन इज। ठीक है, हम इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। बेसिकली क्या है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो देखो, एक तो हम बात करेंगे टेम्परेचर की, पीएच की, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, पीएच, टेम्परेचर, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और अल्टीमेटली बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। आगे बात समझ में, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। तो ये 4 डिफरेंट ऐसे फैक्टर्स हैं जो बेसिकली एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। समझ में आया कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा टेम्परेचर की। ठीक है, टेम्परेचर की बात करते हैं। तो देखो हमने सभी ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि आपकी जो एंजाइम्स होती है, ठीक है, वो किससे बनी हुई है बेटा, प्रोटीन से बनी हुई है। और प्रोटीन भी किस फॉर्म में है आपका, टर्शरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में है। टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। जनरली डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है आपका, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वीक वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। बहुत सारे आपने बॉन्ड पढ़े थे कि टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो क्या होगा, आप मतलब एक प्रॉपर लिमिट तक तो क्या करेगा, आपके एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज करेगी। बट एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद क्या होता है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर में ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये बॉन्ड्स की क्या हो जाती है, ब्रेकिंग हो जाती है। समझ में आया? ये बॉन्ड क्या करते हैं, ये ब्रेक कर जाते हैं। और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड की वजह से टर्शरी स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जैसे टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो, यानी कि आपका एंजाइम क्या हो गया है, आपका पूरा का पूरा एंजाइम खत्म हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। समझ में आया? ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि एक टेम्परेचर कैसे कर रहा है, एवरी एंजाइम have maximum velocity या maximum rate, ठीक है, at an optimum temperature। ठीक है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे क्या होता है, एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। अगर उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से आपने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया टेम्परेचर को,
ठीक है, तो भी एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, अफेक्ट होती है। कैसे, देखो अगर आपने टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से क्या कर दिया है, कम कर दिया, बहुत ज्यादा कम कर दिया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, उसमें जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स क्या करने लग जाते हैं, बहुत एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और वो फिर सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग नहीं कर पाते, और जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपकी एंजाइम भी काम नहीं करेगी। समझ में आया? ठीक है, तो बेसिकली हमें ध्यान में रखना है कि हमारा जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत ही कम होना चाहिए। एक्सेप्शन आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो थर्मोस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, वो एक्सेप्शनल केस है, बट जनरली जितनी भी एंजाइम्स होती हैं, ठीक है, दे वर्क अपॉन ऑप्टिमम टेम्परेचर। हर एक का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर से ज्यादा करोगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होगी और उस टेम्परेचर से कम करोगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो भी अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे इसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ करें, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी एंजाइम एक्टिविटी, तो देखो बेटा किस टाइप का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, कुछ इस तरीके का ग्राफ आप देखेंगे। ये ग्राफ अच्छे से कर लेना, आपने एक एक्सिस पे लेना है यहाँ पे, ये इस तरीके से, ठीक है। इस तरफ हमने ले लिया एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, या आप वेलोसिटी ऑफ एंजाइम भी लिख सकते हो या रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो आपकी एंजाइम की, ये आपकी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर्व, ठीक है। आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो, ठीक है। जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हुई, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होने लग गई, यहां तक पहुंचते पहुंचते स्टॉप हो गई। इस तरफ हमने क्या ले लिया है बेटा, टेम्परेचर ले लिया है, ठीक है। तो देखो यहां से लेके और यहां तक, यहां से लेके यहां तक क्या है, टेम्परेचर की एक पर्टिकुलर रेंज है जिसमें आपकी एंजाइम काम कर सकती है, ठीक है, जिसपे आपकी एंजाइम कर सकती है काम। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है बेटा, ये पॉइंट होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर जहां पे एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। देखो एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पे मैक्सिमम है ना। तो अगर हम बात करें किसकी, आपके पर्टिकुलर ग्राफ की एक्टिविटी ऑफ एंजाइम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो हमने क्या देखा कि जो एंजाइम है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अच्छे से काम करती है, ठीक है। उस टेम्परेचर की रेंज से अगर आपने ज्यादा कर दिया, मान लो आप यहाँ पे देख रहे हो तो एंजाइम काम नहीं करेगी, आप यहाँ देख रहे हो तो एंजाइम काम नहीं करेगी। एक पर्टिकुलर रेंज में हर एंजाइम काम करती है और उस रेंज से ज्यादा या कम टेम्परेचर, और उस रेंज में भी एक क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसपे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। टेम्परेचर एट विच एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम, उसे उस एंजाइम का क्या कहोगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखो अगर हम बात करें किसकी, नेक्स्ट फैक्टर की, दैट इज पीएच, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है बेटा, पीएच। तो देखो पीएच के रेस्पेक्ट में देखो कैसे देखते हैं, पीएच में भी वही सेम लॉजिक है, क्या कि जो बेसिकली देखो एंजाइम किससे बनी हुई है, प्रोटीन से। एंजाइम किससे बनी हुई है आपकी, एंजाइम किससे बनी हुई है आपके, प्रोटीन से। और प्रोटीन के अंदर क्या है, अमीनो एसिड है। और अमीनो एसिड में आपने देखा था कि क्या होते हैं, कुछ साइड ग्रुप होते हैं, है ना। और वो साइड ग्रुप क्या करते हैं, इसकी एसिडिक या फिर बेसिक बिहेवियर को शो करते हैं कि आपका पर्टिकुलर जो है अमीनो एसिड एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है या बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है। और फिर उसके बाद आपकी प्रोटीन में किस टाइप के अमीनो एसिड ज्यादा है, एसिडिक अमीनो एसिड ज्यादा है तो प्रोटीन भी थोड़ा सा क्या होगा, एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। बेसिक वाले ज्यादा है तो बेसिक बिहेवियर शो करेगा। तो कहीं कहीं क्या होता है कि इनके अंदर क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस, क्योंकि देखो ज्विटर आयंस बन रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पीएच जो है इसको अफेक्ट करती है। और पीएच का इफेक्ट क्या है बेटा, वही सेम ग्राफ अगर हम बनाना चाहें कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरफ हमने ले लिया रेट ऑफ रिएक्शन,
या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन आप डाल सकते हो। इस तरफ हमने ले लिया टेम्परेचर, सॉरी पीएच, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ पीएच में आपकी एंजाइम काम करेगी। जैसे देखो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करती है, आपकी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो जनरली स्टमक में मिलती है और एसिडिक पीएच पे काम करती है, ठीक है ना। वहीं पे अगर हम बात करें आपके ट्रिप्सिन की, ठीक है, तो ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीज है लेकिन बेसिक मीडियम पे काम कर रही है ना। तो देखो ऑब्वियसली क्या है, हर एंजाइम का अपना एक प्रॉपर रेंज ऑफ पीएच होता है और उसमें भी क्या है, जैसे जैसे आप अगर आप उस रेंज में हो, ठीक है, तो आपने क्या मिलेगा, इस टाइप का कर्व मिलेगा, ठीक है। और इस ये भी थोड़ा सा गलत ही हो गया, कुछ इस तरीके से एब्रप्ट इंक्रीज होता है ऐसे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ये जो रेंज दिखाई है आपको, ठीक है, इस पर्टिकुलर रेंज में यहां से लेके यहां तक की जो रेंज है पीएच की, ठीक है ना, इस पीएच की रेंज में आपका पर्टिकुलर एंजाइम काम करेगा, ठीक है, एंजाइम काम करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की जहां पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है, ठीक है, तो ये वाला जो पीएच होगा, यहाँ पे जो पीएच होगा, ठीक है, दैट वुड बी ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच क्या होगा, ऐसा पीएच जिसपे आपकी एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम है। समझ में आया, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, एक पर्टिकुलर रेंज जो है जिसमें आपकी एंजाइम काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की, ठीक है। कंसंट्रेशन, देखो ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछे जाएंगे, इसलिए इसको अच्छे से कर लो। अब बात करते हैं किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के अंदर बेसिकली क्या है, मान लो ये आपकी एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है और इस एंजाइम में ऐसी लगभग 5 एक्टिव साइट बना दी हमने, ठीक है। एंजाइम के अंदर 5 एक्टिव साइट, 1 2 3 4 5, क्लियर, ठीक है। अब क्या है, ये आपकी एंजाइम है, ठीक, और इस पे क्या है, आपके बहुत सारे यहाँ पे सबस्ट्रेट अवेलेबल है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या अवेलेबल है, आपके सबस्ट्रेट अवेलेबल है कुछ इस तरीके से। देखो शुरू में जब एक सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, नो डाउट रिएक्शन होगी, ठीक है। दूसरा सबस्ट्रेट भी यहाँ बाइंड कर सकता है, तीसरा सबस्ट्रेट भी बाइंड कर सकता है, फोर्थ सबस्ट्रेट भी बाइंड कर सकता है, फिफ्थ भी बाइंड कर सकता है। मतलब जैसे जैसे आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाई, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होने लगा। एक बार ग्राफ देख लेते हैं, हम इसका साथ साथ बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। इधर लिख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इधर लिख लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, क्लियर। और बेसिकली ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ पे एंजाइम की कंसंट्रेशन हम सेम रख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एंजाइम की कंसंट्रेशन को हमने इंक्रीज नहीं किया। तो जब तक आपकी एंजाइम की कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है, तो देखो एक था एंजाइम की रिएक्शन हुई, धीरे हुई, 2 कर दिए, 2 सबस्ट्रेट बाइंड हुए तो एंजाइम की रिएक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। लेकिन देखो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद, व्हेन देयर इज सैचुरेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जब सैचुरेशन ऑफ सबस्ट्रेट हो जाए तो उसके बाद से आप कितना भी क्या बना लो, सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर दो, आपकी एंजाइम की एक्टिविटी अब आगे कांस्टेंट हो जाएगी। इसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज नहीं करेगी। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो ये जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, दैट इज सैचुरेटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के बाद, ठीक है, ऑल एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम आर ऑक्युपाइड, ठीक है ना। आगे बात समझ में, सारी की सारी एंजाइम की एक्टिव साइट ऑक्युपाई हो जाती है। अब जब तक ये सबस्ट्रेट यहाँ से हटेगा नहीं, मतलब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो, तब तक ये एंजाइम फर्दर काम नहीं करेगी। एक बार ये वाला काम कंप्लीट कर ले, एक बार रिएक्शन करवा दे, तो इस सारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा दे, उसके बाद ही ये नेक्स्ट बाइंडिंग शो करेगी।
समझ में आया? ठीक है ना। तो बेसिकली जो कर्व आता है वो कर्व कुछ इस टाइप का आता है और आपको ध्यान रखना है कि देखो एक प्रॉपर सबस्ट्रेट के बाद, सैचुरेटेड सबस्ट्रेट के बाद, सैचुरेशन पॉइंट के बाद, ठीक है ना, सबस्ट्रेट की पार्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो कैसे अफेक्ट कर रहा है? एज वी इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, द एंजाइम एक्टिविटी increases. But after a proper concentration of substrate, all sites of enzymes are occupied and the enzyme further become non-active. ठीक है, या further and the enzyme will never work. ठीक है ना, reaction will stop. समझ में आ गई बात? कब? Unless and until all substrates that are binded to the enzyme are converted into the product. ठीक है, एक बार वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद आप कह सकते हो कि हाँ वो आगे फर्दर जो कर सकता है, नेक्स्ट आगे दूसरे पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से बाइंड कर सकता है। अब बात करते हैं एंजाइम के कंसंट्रेशन की। ठीक है, तो देखो बेटा ये क्या है, वेरियस फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, फोर्थ पॉइंट की, दैट इज योर कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ऑब्वियसली क्या है, एंजाइम रिएक्शन करवा रही है। ठीक है ना। तो देखो अगर क्या है, हम वही सेम ग्राफ बनाना चाहें तो वही सबस्ट्रेट वाला ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा कि एज यू इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम, ठीक है, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन की एंजाइम इंक्रीज करोगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, बट एक प्रॉपर लिमिट के बाद यहाँ पे एंजाइम की नहीं, ऐसे आएगा, ऐसे इस तरीके से यहाँ पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इस तरफ आपकी एंजाइम की कंसंट्रेशन हो गई। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जैसे जैसे आप एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो और आपके पास सबस्ट्रेट भी अनलिमिटेड है तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर क्या है, आपने क्या किया, एंजाइम की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज कर रहे हो और सबस्ट्रेट आपका क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो सकता है, ये रिएक्शन स्टॉप हो सकती है। ठीक है, क्योंकि सबस्ट्रेट खत्म हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, ये ऐसे आती है। ठीक है, जब तक एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती चली जाएगी। समझ में आया? ठीक है, लेकिन अगर आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख लिया, ये क्या है, ये वाला कर्व है, जब तक कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है ना, अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है। बट अगर आपने क्या कर दिया, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को लिमिटेड कर दिया, ठीक है, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को लिमिटेड कर दिया तो फिर आपका कर्व कुछ इस तरीके का आएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है ना, कर्व कैसा आएगा, ऐसे प्रॉपर पॉइंट के बाद आपकी जो रिएक्शन है उसका रेट क्या हो जाएगा, बिल्कुल धीरे होते होते खत्म ही हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है ना। तो ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, एक प्रॉपर लिमिट में हो, कंसंट्रेशन क्या हो जाए, लिमिटेड। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाउ वेरियस फोर फैक्टर्स आर अफेक्टिंग दी एंजाइम एक्टिविटी। अब देखो एक लास्ट टॉपिक बचा है माइस्चुलीज-मेंटन कांस्टेंट के बारे में। हालांकि मैं इसको बता चुकी हूँ, ठीक है ना, बट फिर भी हमने जो है इसको एक बार और अच्छे से देख लेते हैं बेटा कि ये जो है माइस्चुलीज-मेंटन कांस्टेंट है वो किस तरीके का है। अच्छा, ये जो हमने यहाँ पे बताया था सबस्ट्रेट वाला, ठीक है ना, इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जितनी भी एंजाइम्स हैं, ऑल एंजाइम्स शो सैचुरेशन इफेक्ट, ऑल एंजाइम्स शो सैचुरेशन इफेक्ट। समझ में आ गई बात? सैचुरेशन इफेक्ट समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर सबस्ट्रेट की सैचुरेशन होने के बाद, ठीक है ना, आगे फर्दर एंजाइम काम नहीं करेगी। अब माइस्चुलीज-मेंटन कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं बेटा। जनरली माइस्चुलीज-मेंटन कांस्टेंट के ऊपर देखो इतने ज्यादा क्वेश्चन तो खैर नहीं आते हैं, बट आते हैं तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली
जो आपकी जो बुक में जो क्वेश्चन मिलेंगे वहां आपको बहुत ही जबरदस्त जो है क्वेश्चन मिलेंगे इस टॉपिक से, माइस्चर इज मेंटेन कांस्टेंट से। तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि बेसिकली आप जो भी बुक सॉल्व करें उसमें आप ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 90-95% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते। और अगर आपने अच्छे से टॉपिक टू टॉपिक पढ़ा है तो यू कैन इजिली सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं, बस ये लास्ट टॉपिक आपका करवा देते हैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आपके कंपटीशन विंडो का है, ठीक है, जिसमें हम आइसो एंजाइम्स की बात करेंगे, ठीक है, एक राइबोजाइम की बात करेंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो लेट्स बिगिन विद माइस्चर मेंटेन कांस्टेंट। तो बेटा क्या है माइस्लीज और मेंटन, ठीक है, एम मेंटन, दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, कुछ कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आप हायर स्टैंडर्ड पढ़ोगे, अभी वो आपके बियॉन्ड योर सिलेबस, ठीक है ना, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म में क्या दिया कि किस तरीके से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, ठीक है ना, आपकी एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रही है, और वो सारी बातें उन्होंने कैसे एक्सप्लेन की। देखो हम जनरली बात करते हैं माइस्चर मेंटेन कांस्टेंट रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, Km वैल्यू से, ठीक है। हर एंजाइम की अपनी एक प्रॉपर Km वैल्यू होती है, एक प्रॉपर टेम्परेचर और pH पे, ठीक है, एक प्रॉपर टेम्परेचर, pH और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे क्या होती है, Km की वैल्यू दी जाती है। अब देखो बेसिकली हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज मैथमेटिकल डेरिवेटिव, ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन से निकाला गया डेरिवेटिव है। तो जनरली क्या बताता है, विच इंडिकेट्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की पर्टिकुलर कंसंट्रेशन बताता है, ठीक है ना। सॉरी मैंने आपको जो स्ट्रेंथ पे बता दिया कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे होता है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन तो ये खुद बताएगा। मैथमेटिकल डेरिवेटिव है जो प्रॉपर pH और टेम्परेचर के ऊपर निकाला जाएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंजाइम। तो देखो मैथमेटिकल डेरिवेटिव विच इंडिकेट द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन at which chemical reaction catalyzed by an enzyme attains half its maximum value, ठीक है। एक कोई एंजाइम, एक पर्टिकुलर कोई रिएक्शन है, ठीक है ना, वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन एंजाइम से कैटालाइज हो रही है, ठीक है, और उसका अपना एक प्रॉपर रेट ऑफ रिएक्शन है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती चली जाएगी। इधर मैं ले लेती हूँ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, आपने y एक्सिस पे क्या ले लिया, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, और इधर हमने ले ली कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। ये ग्राफ हम कई बार कर चुके हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब क्या है बेटा, जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे आपकी जो एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऐसे बढ़ती चली जाएगी ऐसे, लेकिन एक प्रॉपर लिमिट के बाद, ठीक है, सैचुरेशन इफेक्ट शो करेगी, ये हम कर चुके हैं। प्रॉपर लिमिट के बाद एक प्रॉपर सबस्ट्रेट की प्रॉपर कंसंट्रेशन के बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका क्या आएगा, जो है कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। तो वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू पे क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा दिखाई देगी आपको, और ये वैल्यू क्या कहलाएगी, V मैक्सिमम at which rate of reaction is maximum। इसके बाद क्या है, वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, ठीक है। आपके एंजाइम की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट हो जाएगी। आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लो, वेलोसिटी ऊपर नहीं, इंक्रीज नहीं करेगी, सेम रहेगी, क्लियर। तो इस वैल्यू को बोलते हैं V मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो V मैक्सिमम का हाफ, ठीक है, इस पूरी वैल्यू का हाफ, मान लो सपोज करो ये 4 है, 4 यूनिट है, ठीक है ना, तो इसका बिल्कुल हाफ ले लिया हमने इस वैल्यू पे, ठीक है। इस वैल्यू पे सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन होगी, तो ऑब्वियसली सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आपको यहाँ देखनी है, ठीक है। तो इस वैल्यू पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो होगी यहाँ, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये वैल्यू आपको Km वैल्यू देगी। क्या देगी ये, Km वैल्यू, ठीक है। ये आपका हो जाएगा V मैक्स अपॉन में हाफ वैल्यू। तो जनरली क्या है, अगर आपको Km वैल्यू दे दी जाए, ठीक है, Km वैल्यू दे दी जाए, तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हो। समझ में आया, ठीक है ना। आगे बात समझ में, या मैक्सिमम वेलोसिटी आपको दे दे तो आप Km वैल्यू निकाल सकते हो। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो
तो हमने क्या देखा कि मैथमेटिकल डेरिवेटिव एच विच इंडिकेट्स द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच केमिकल रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम अटेन्स हाफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, वो क्या हो गई उसकी Km वैल्यू। क्लियर? ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इसकी अगर हम यूनिट की बात करें, ठीक है, Km वैल्यू की यूनिट की बात करें, जनरली मोलर कंसंट्रेशन में ये दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऑब्वियसली जनरली ये जो रेंज होती है 10 to the power -1 से 10 to the power -6 मोलर कंसंट्रेशन की रेंज में होती है। जनरली ज्यादा और कम हो सकती है, बट जनरल रेंज ये होती है Km की जो वैल्यू होती है इस रिस्पेक्ट में होती है। ठीक है, हो सकता है आपको 4 रिएक्शन दे दे और चारों रिएक्शन में पूछ ले कि किसकी जो है Km वैल्यू ज्यादा होती है, किसकी वेलोसिटी जो है एक प्रॉपर टेम्परेचर पे क्या होगी, तो ऐसे करके कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, बाद में कभी टाइम लगेगा तो आपको जरूर सॉल्व करवाएंगे। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा, ये वाला जो पॉइंट, ठीक है, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके एम्स, अब तो एम्स नीट जितना सब एक ही हो गया है, ठीक है ना। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, जैसे ही आप Km की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, हम एक ग्राफ बना के देखते हैं, ठीक है, हमने क्या किया Km की वैल्यू इंक्रीज कर दी, ठीक है, मान लो Km की वैल्यू अब यहाँ आ रही है, तो Km की वैल्यू यहाँ आ रही है, इसका मतलब हाफ कंसंट्रेशन लगभग यहाँ होनी चाहिए, हाफ कंसंट्रेशन यहाँ होनी चाहिए, है ना। हाफ ये है तो इसका दुगना देखो, इसका दुगना यहाँ आएगा लगभग, है ना। अगर ये हाफ है मतलब कि आप ये वाला पोर्शन ले रहे हो, ये वाला पोर्शन ले रहे हो, अगर आप ये वाला पोर्शन ले रहे हो, ठीक है ना, मतलब आपने Km की वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है, ये Km1 है, ये Km2 ले लिया आपने, तो Km2 जो है ये वैल्यू आपने इंक्रीज कर दी, ऑब्वियसली इस साइड इंक्रीज हो रहा है सबस्ट्रेट की, तो देखो यहाँ पे आपकी जो रिएक्शन हो रही है उसमें आपका जो कर्व है वो कुछ इस टाइप का है, ऐसे, मतलब इस कंसंट्रेशन पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हाफ होगी, मतलब मैक्सिमम होगी, है ना, इस कंसंट्रेशन पे होगी मैक्सिमम। भाई Km का डबल कर दो, Km वैल्यू यहाँ पे आ रही है, इतना पोर्शन जो है ये हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नेक्स्ट हाफ देखो, तो Vmax की वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, ऑब्वियसली Vmax की वैल्यू इंक्रीज हुई, यानी कि अगर आपकी Km की रिक्वायरमेंट होती है आपको कंसंट्रेशन क्या करने के लिए, आपको सैचुरेशन इफेक्ट शो करने के लिए, समझ में आया। तो जैसे ही Km की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वैसे ही क्या होगा आपका सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और लेस एफिनिटी ऑफ एंजाइम विद सबस्ट्रेट, ठीक है, यानी कि सबस्ट्रेट ज्यादा है और एंजाइम धीरे काम कर रही है, ठीक है ना, तो आपकी जो एफिनिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम क्या बात करें, इसका अपोजिट देखें कि Km की वैल्यू आप डिक्रीज कर दो तो आपको सैचुरेशन इफेक्ट क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है, और जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो अपोजिट है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, जितना ज्यादा Km वैल्यू, ठीक है, एफिनिटी ऑफ एंजाइम विद सबस्ट्रेट इज लेस, जितनी लेस उतना ही एक्टिविटी ऑफ एंजाइम विद सबस्ट्रेट इज क्लियर, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कॉम्पिटिटिव विंडो, क्लियर। अब बेटा बात करते हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन इज योर आइसो एंजाइम्स, आइसो मीन सेम, है ना, तो ऐसे एंजाइम जो क्या कर रही है, सेम टाइप की एंजाइम है लेकिन एक अलग अलग पीएच पे काम कर रहे हैं, और पीएच में जो वेरिएशन है वो थोड़ा सा है, मतलब एक रेंज ऑफ पीएच को कवर कर रही है। देखो हम बात कर रहे हैं, देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि एक एंजाइम एक ऑप्टिमम पीएच पे अच्छे से काम कर रही है, लेकिन अगर हम अपने हार्ट की बात करें, हार्ट को तो क्या करना है, लगातार काम कर रहा है। मान लो हमारे हार्ट के सेल में क्या हो जाए, आपका पीएच किसी तरीके से वेरिएट हो जाए, किसी भी रीजन से पीएच रेंज जो है आपकी वेरिएट कर रही है,
आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे चले गए या बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे चले गए, ठीक है ना, मतलब कि आपकी बॉडी में आपकी कोई भी ऐसी एंजाइम बहुत ही क्रिटिकल वर्क कर रही है और उस केस में आपकी एंजाइम का जो पीएच रेंज है आप उससे बाहर निकल गए, ऑब्वियसली वो काम करना बंद कर देगी और एंजाइम काम करना बंद कर देगी तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, आपकी बॉडी काम करना बंद कर देगी ऑब्वियसली, है ना, तो आपकी डेथ हो जाएगी, है कि नहीं। लेकिन मान लो हमारे पास क्या है, जो एंजाइम है उसकी अलग अलग फॉर्म है, ठीक है, उसकी अलग अलग, मान लो ये कोई एंजाइम है, इसकी मान लो 3 फॉर्म्स है, 1 2 3। अब तीनों फॉर्म्स की जो है थोड़ा सा वेरिएशन है स्ट्रक्चर को लेके, बट जनरली काम क्या कर रही है, सेम ही कर रही है, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो हो सकता है ये 6.2 pH पे काम करती हो, ये 6.5 pH पे काम करती हो, ठीक है, ये 6.9 pH पे काम करती हो, तो इससे क्या होगा, सॉरी 7.0 pH पे काम करती हो, तो इससे क्या होगा, आप अगर इस pH पे जा रहे हो तो भी आपकी बॉडी काम करेगी क्योंकि ये वाली एंजाइम एक्टिव है, अगर आप इस pH पे चले गए तो भी आपकी एंजाइम काम करेगी क्योंकि आपकी बॉडी अभी क्या है, इसमें ये एंजाइम काम करना स्टार्ट कर देगी, उससे भी ज्यादा pH पे गए तो ये एंजाइम काम करना स्टार्ट कर देगी, है कि नहीं, है ना। तो यानी कि आप एक रेंज ऑफ पर्टिकुलर कंडीशन को कवर कर सकते हो, उसमें सर्वाइव कर सकते हो अगर आपकी बॉडी में आइसो एंजाइम्स। तो बेसिकली सभी जगह तो नहीं, बट बॉडी के अंदर क्रिटिकल रिएक्शन शो करने वाली कुछ एंजाइम्स जो क्या कर रही है आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे हमें कुछ आइसो एंजाइम्स देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और ऐसी एंजाइम्स को क्या कहते हैं हम, आइसो एंजाइम, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एंजाइम, एक ही एंजाइम की अलग अलग फॉर्म का होना जो अलग अलग पीएच पे काम करती है, विच परफॉर्म एट डिफरेंट पीएच, जो अलग अलग पीएच पे काम करेगी, ठीक है, लेकिन फंक्शन सभी का सेम है। एग्जाम्पल के लिए लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, जो 6 to 7 रेंज के अंदर काम कर रहा है और बेसिकली इसकी 5 फॉर्म्स होती है, LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5, ठीक है। आगे बात समझ में। ऐसे ही अगर हम बात करें अल्फा अमाइलेज, ठीक है, अल्फा अमाइलेज आपको वीट के एंडोस्पर्म में दिखाई देगा और जर्मिनेटिंग सीड के दौरान, तो देखो ऑब्वियसली वीट को जर्मिनेट करना है तो पता नहीं पीएच कैसा रहे, सॉइल का कैसा ना रहे, तो 16 आइसो एंजाइम होती है, ठीक है, इसीलिए वो जो है हर टाइप की सॉइल में जनरली ग्रो करता है। तो बहुत ही ज्यादा वेरिएशन है तो बात अलग है, बट एक प्रॉपर रेंज जो है उसको मिल जाती है ग्रो करने के लिए, ताकि अलग अलग एंजाइम जो है उस पर काम कर सकती है उसमें, क्लियर। नेक्स्ट है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, मेज के अंदर इसकी 4 आइसो एंजाइम, समझ में आया। तो बेसिकली देखो आइसो एंजाइम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज यूजफुल टू ऑर्गेनिज्म इन अडेप्टिंग टू वेरिड एनवायरमेंटल कंडीशन। आ गया समझ में, ठीक है। एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए उसे क्या प्रोवाइड कर रही है, एक वेरिएबिलिटी प्रोवाइड, वेरिएबल एनवायरमेंट के अंदर एडेप्टेशन प्रोवाइड कर। जो हमने अभी बोर्ड पे किया है वही देखो कॉपी के अंदर लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज है। यही रीजन है कि हमारी बॉडी, हमारा जो हार्ट है, ठीक है, वो बिना किसी फटीग के लगातार काम कर सकता है, किसकी वजह से, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट होती है इंड्यूसिबल एंजाइम, तो नाम से ही पता चल रहा है इंड्यूस करना, किसी चीज को ओरिजिनेट करना, है ना। तो ऐसी एंजाइम विच इज सिंथेसाइज्ड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, जो केवल उसी टाइम पे बनेगी जब आपका सबस्ट्रेट है, पहले से नहीं अवेलेबल होगी, ठीक है ना। तो ऐसी एंजाइम जिसको इंड्यूस किया जाता है बाय प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट, उसको क्या कहेंगे, इंड्यूसिबल एंजाइम कहेंगे, क्लियर, ठीक है। जैसे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना, आपके जो है मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है 12th क्लास में, वहां पे। नेक्स्ट इज योर रिप्रेसिबल एंजाइम, और रिप्रेसिबल एंजाइम में हमने क्या देखना है कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की वजह से, ठीक है, ये हम कर चुके हैं, पर्टिकुलर सब्सटेंस की वजह से अगर आपकी एंजाइम क्या हो जाए, उसकी एक्टिविटी रिप्रेस हो जाए, ठीक है, उसकी जो कंटिन्यूएड जो है एक्टिविटी है वो स्लो डाउन होके और अल्टीमेटली सुप्रेस हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, रिप्रेसिबल एंजाइम। तो जनरली जो उसको सुप्रेस कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, हम रिप्रेसर बोलते हैं, ठीक है। वैसे हमने इनहिबिटर भी पढ़ा है। द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक सब्सटेंस मे इनहिबिट कंटिन्यूड प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम, क्लियर।
फिर है कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम। कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम वो एंजाइम जो लगातार काम करती है, ठीक है ना। द एंजाइम विच आर फाउंड इन कॉन्स्टेंट अमाउंट अंडर डिफरेंट ग्रोथ कंडीशंस रिगार्डलेस ऑफ इट्स मेटाबॉलिक स्टेट, ठीक है। जो जनरली जो है हर अमाउंट पे कॉन्स्ट मतलब कि जो है एंजाइम विच आर फाउंड इन कांस्टेंट अमाउंट, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में मिलती हैं अलग अलग ग्रोथ कंडीशंस के अंदर भी, और लगातार जो काम करती हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है लगातार काम करना, ठीक है। आगे बात समझ में, जैसे कि एंजाइम्स ऑफ शुगर ब्रेकडाउन, ग्लाइकोलिसिस की एंजाइम हमेशा काम करती रहती है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स। क्लियर। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम आप पढ़ चुके हो, है ना। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम में हमने क्या पढ़ा कि ऐसी एंजाइम जो हाइड्रोलाइसिस शो करती है, ऑब्वियसली जो है वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में आपके सब्सटेंस को तोड़ देती है ना, हाइड्रो प्लस लिसिस। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम उन्हीं को बोलते हैं। दे कैटालाइज द रिएक्शन इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ब्रोकन इनटू सिंपलर कंपाउंड विद द एडिशन ऑफ वाटर। तो जनरली डाइजेस्टिव एंजाइम इसका एग्जांपल है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेल में जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, हाइड्रोलिटिक, लेकिन तो कौन सा आएगा आंसर, लाइसोसोम्स, ठीक है। बट अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेल में वो कौन सा सेल ऑर्गेनल है जहां सबसे ज्यादा एंजाइम मिलती है, तो आउट ऑफ द टोटल एंजाइम प्रेजेंट इन द सेल अबाउट 70% आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो आपको इंपॉर्टेंटली बतानी थी मुझे। राइबोजाइम आप जानते हैं ऐसी एंजाइम जो आरएनए की फॉर्म में कैटालिटिक एक्टिविटी को शो करती है, ठीक है। तो हमने सारा चैप्टर कंप्लीट किया है बेटा। फिर भी कोई डाउट है आपके माइंड में या क्वेश्चन आपसे जो नहीं हो रहा है, यू कैन सेंड मी, ठीक है। एंड ऑलवेज फ्री फील टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन आप पूछिए, आपको हमेशा आंसर मिलेगा। आगे बात समझ में। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एज वेल एज फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। कल की मैं क्लास नहीं लूंगी, आपको असाइनमेंट दूंगी, लगभग 50 या 100 क्वेश्चंस का असाइनमेंट रहेगा आपका, ठीक है। आपको कल में वही सॉल्व करना है। बाई चांस आपका कोई पेंडिंग वर्क रह गया है या कुछ बच्चे नए हैं जिन्होंने जो पीछे का काम भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने वो कवर करना है। थर्सडे से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेल डिवीजन, ठीक है। इस यूनिट का लास्ट चैप्टर हम कवर करेंगे, सेल डिवीजन, और छोटा ही चैप्टर है आपका, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। लगभग 7 to 8 क्लासेस में आई थिंक कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट 10 आप मान के चलिए 10 क्लासेस में हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।